राइट तो अब तक जो हमने बात करी, हमने ये करी कि हम निफ्टी 50 को बाय कर लेंगे और सिर्फ होल्ड करते रहेंगे। हम बाइंग सेलिंग नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ बाय करके होल्ड कर रहे थे। तो अब हम बात करेंगे कि अगर हम बाय करके सेल कर दें, फिर बाय कर लें, फिर सेल कर लें, तो हम कितना पैसा बना सकते हैं। तो उसके लिए मुझे आपको तीन कंसेप्ट, पीई रेशियो मैंने समझाया हुआ है, मैं एक बार फिर से रिवाइज करवाऊंगा। पी बाय बी, पी बाय मतलब होता है प्राइस बाय बुक वैल्यू। इसकी कोई नीड नहीं है, इसको हम डिस्कस करते हैं बहुत डिटेल में जब हम स्टॉक्स में डिस्कस करते हैं, स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। लेकिन अभी मैं आपको फिर भी एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, बिल्कुल ब्रीफ में बताऊंगा, इसकी कोई नीड नहीं है, नहीं भी समझ रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड यील्ड भी हम स्टॉक्स में बहुत सारा डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तुमने बात करी डिविडेंड तो हमने घर लेके आना नहीं, हम तो ग्रोथ में जाएंगे, तो इसकी भी बात करूंगा अभी मैं, लेकिन ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसके लिए जो मैंने ड्रॉ कर रखा मैं एक बार वहां लेके जा रहा हूँ आपको। तो पी बाई, हमने बात करी थी कि पी बाई क्या होती है, पी बाई रेशियो, पी बाई रेशियो की बात करी थी, इसे कहते थे पीई रेशियो। पीई रेशियो क्या होता है, पीई रेशियो एक तरीके से क्या है, सेंटिमेंट है। पीई रेशियो क्या है, सेंटिमेंट है, इमोशन है कि लोगों का मन क्या है। जब मान लो पीई रेशियो बहुत हाई हो रखा है तो लोगों का मतलब बहुत ऑप्टिमिस्ट है, लोगों को लग रहा है कि भाई मार्केट तो बहुत अच्छी है, मार्केट और ऊपर जाएगी और ऊपर जाएगी। जब पीई क्या है, हाई है। जब पीई लो है, पीई 20 से भी नीचे आया हुआ है, पीई बहुत कम है, निफ्टी का पीई बता रहा हूँ, अभी दिखाऊंगा कैसे देखते हैं। तो जब बहुत कम हो रखा है पीई, तो हमें क्या लगेगा कि लोगों का सेंटिमेंट अच्छा नहीं है, लोगों को लग रहा है मार्केट बेकार है, क्योंकि मार्केट इन शॉर्ट रन सेंटिमेंट के ऊपर चलती है। तो इसलिए मैं पीई रेशियो समझा रहा हूं आपको। तो पीई रेशियो होती क्या थी, हमने बात करी थी, पीई रेशियो का मतलब होता है पी मतलब प्राइस डिवाइडेड बाय ई मतलब अर्निंग्स, प्राइस बाय अर्निंग्स। तो निफ्टी 50 की भी पी रेशियो होती है, नेक्स्ट 50 की भी, निफ्टी नेक्स्ट 50 की भी पी रेशियो होती है। सेक्टर्स हो गए, जैसे ऑटो सेक्टर हो गया, रियलिटी सेक्टर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, और कोई रेलवे सेक्टर हो गया। तो जितने भी सेक्टर्स होते हैं, जितने भी ये सेक्टर्स होते हैं, इनकी अपनी भी एक पीई रेशियो होती है। तो वो कैसे ढूंढते हैं, कैसे निकालते हैं, वो भी आपको बताऊंगा। तो उसके लिए एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे जाएंगे तो मैं भी आपको दिखाऊंगा वो कैसे करते हैं। पर पीई रेशियो का मतलब फिर से क्या होता है, प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स। ये क्या बताता है, सेंटिमेंट बताता है, जनरली सेंटिमेंट। मतलब मान लो निफ्टी का अगर पीई रेशियो मान लो आज 23 है, तो इसका मतलब क्या, निफ्टी का कुछ प्राइस होगा। निफ्टी के प्राइस का मतलब क्या, मतलब निफ्टी का क्या पॉइंट्स है, मैंने यहाँ पे जैसे निकाल रखा है, ये निफ्टी मैंने सर्च किया गूगल पे, तो 10,311 मतलब ये क्या है, निफ्टी के पॉइंट्स है, निफ्टी का प्राइस है एक तरीके से। और जो उसकी अर्निंग्स है, अर्निंग्स का मतलब क्या हुआ, निफ्टी की क्या अर्निंग्स होती है, निफ्टी क्या है, टॉप 50 कंपनीज की बास्केट है। निफ्टी 50 क्या है, टॉप 50 कंपनीज जो इंडिया की है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, उसकी बास्केट है। तो निफ्टी की अर्निंग्स क्या होगी, इन टॉप 50 कंपनियों की कंबाइंड अर्निंग। तो निफ्टी का प्राइस क्या मैंने आपको दिखाया 10,311 गूगल पे जाके, ये जो है ये निफ्टी का प्राइस है। और निफ्टी की अर्निंग्स क्या होगी, जो टॉप 50 कंपनीज है उसकी जो अर्निंग्स होगी वो निफ्टी की अर्निंग्स होगी। तो निफ्टी का प्राइस बाय अर्निंग कैसे निकलेगा, मतलब ये प्राइस डिवाइडेड बाय जो टोटल अर्निंग्स है उससे। लेकिन हमने निकालना नहीं है, हमें सब कुछ ऑनलाइन मिलता है, अपने आप निकला हुआ एनएससी की वेबसाइट पे, तो निकालने की कोई जरूरत नहीं है, सब मिल जाता है। अब ये है पी बाय बी, मतलब प्राइस बाय बुक वैल्यू। अब जब मैं आपको पीई दिखाऊंगा तो वहां पे साइड में पी बाय बी भी लिखा है, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि पी बाय बी क्या होता है। वैसे तो ये पी बाय बी हमारे कोई काम का नहीं है, अभी इसमें हम इस कोर्स में हम बात नहीं करेंगे। जब हम स्टॉक्स की बात करते हैं कि स्टॉक में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो हम पी बाय बी की बहुत बात करते हैं डिटेल में, अभी लेकिन बात नहीं करते। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हमने बात करी निफ्टी का प्राइस, तो हमें पता है क्या है, तो निफ्टी का पी बाय बी का मतलब क्या होगा, प्राइस बाय बुक वैल्यू। तो मतलब प्राइस क्या है, निफ्टी का प्राइस, मतलब निफ्टी 50 की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट 50 की बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट 50 का प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू। अगर निफ्टी 50 की पी बाय की बात कर रहे हैं, अगर हम पी बाय बी निफ्टी 50 की बात कर रहे हैं, तो मतलब निफ्टी का प्राइस डिवाइडेड बाय निफ्टी की बुक वैल्यू। चलो ये तो समझ आ गया, लेकिन बुक वैल्यू होती क्या है, बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो एसेट्स हैं, क्या है, जो कंपनी के एसेट्स। बुक वैल्यू का मतलब क्या है, जो कंपनी के एसेट्स हैं, जो मतलब वैसे एक कंपनी की प्राइस बाय बुक वैल्यू क्या होगी, उस कंपनी का प्राइस डिवाइडेड बाय उस कंपनी के एसेट्स। मतलब क्या है, एसेट्स जिसमें डेप्रिसिएशन हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। हर एसेट में डेप्रिसिएशन लगती है। जैसे मान लो आपने 2015 में एक करोड़ की मशीन खरीदी, 2015 में आपने 1 करोड़ की मशीन खरीदी, 2020 में उस 1 करोड़ की मशीन का जो प्राइस है, 2020 में 5 साल बाद जो उस 1 करोड़ की मशीन का प्राइस है वो हो गया 50 लाख। तो ये 50 लाख उसमें डेप्रिसिएशन हो गया। तो ये डेप्रिसिएशन लगा के जो एसेट्स हैं, फिर उसमें से इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, जैसे गुडविल हो गई किसी कंपनी की, या किसी कंपनी की आप कह सकते हो कोई पेटेंट करा रखा है। पेटेंट का मतलब कोई, मतलब कंपनी के पास कोई बहुत अच्छा आइडिया है, कोई बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो कंपनी किसी को देना नहीं चाहती, इसलिए कंपनी ने पेटेंट करा दिया, और कोई भी उसको यूज नहीं कर सकता। उसको यूज तभी कर सकते हैं कंपनी के परमिशन लेके, कंपनी को कुछ फीस वगैरह देके। तो ये होते हैं इंटेंजिबल एसेट्स, मतलब ऐसे एसेट्स जिनको आप टच नहीं कर सकते। जैसे मशीन है, उसको आप टच कर सकते हो, तो वो हो गई टेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल कौन से होते हैं, जिनको आप टच नहीं कर सकते। फिर लायबिलिटीज भी माइनस कर देंगे। मतलब क्या होगा, एसेट्स जिसमें डेप्रिसिएशन लगा रखी है माइनस इंटेंजिबल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, इसे क्या कहते हैं, बुक वैल्यू कहते हैं। ये मैंने बहुत शॉर्ट में समझाया है, और ये अभी इसमें काम भी नहीं आएगा, लेकिन ऐसे ही मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। इसमें मैं बहुत डिटेल में बात करता हूँ जब मैं स्टॉक्स के बारे में बात करता हूँ। तो प्राइस बाय बुक वैल्यू क्या है,
उसका प्राइस डिवाइडेड बाय उसकी बुक वैल्यू निकालेंगे। निफ्टी 50 का प्राइस क्या होगा, मतलब निफ्टी 50 की प्राइस बाय बुक वैल्यू क्या होगी, निफ्टी 50 का प्राइस डिवाइडेड बाय निफ्टी 50 की जो 50 कंपनियां उसकी बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, एसेट्स डेप्रिसिएशन लगा के माइनस इंटेंजिबल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। लेकिन कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें ऑनलाइन ऑलरेडी मिल जाता है, लेकिन इसकी भी कोई नीड नहीं है कि मैंने ऊपर लिख भी रखा है बड़ा बड़ा कि नो नीड, इसकी कोई नीड नहीं है। इसको हम स्टॉक्स में बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स को, लायबिलिटीज को, तब हम इसकी बात करते हैं। लेकिन क्योंकि वहां पे आएगा तो मैंने आपको बता दिया। अब डिविडेंड यील्ड क्या होती है, डिविडेंड यील्ड वैसे तो हमने बात करी थी कि जब हम निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हैं तो दो ऑप्शन है, एक हो गया डिविडेंड वाला ऑप्शन, एक होता है ग्रोथ वाला ऑप्शन। ग्रोथ वाले ऑप्शन में क्या होगा, जो हमारा डिविडेंड होगा वो भी इन्वेस्ट हो जाएगा, और जो डिविडेंड वाला ऑप्शन होगा उसमें क्या होगा, जो डिविडेंड होगा हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो डिविडेंड यील्ड जैसे मान लो 1.5% है, 1.5% है अगर निफ्टी 50 की डिविडेंड यील्ड ईयरली 1.5% है। तो मान लो अगर आपने 1 लाख रुपीज निफ्टी 50 में डाल रखे हैं, अगर आपने 1 लाख रुपीज निफ्टी 50 में डाल रखे हैं और उसकी डिविडेंड यील्ड क्या है 1.5%, तो 1500 रुपीज आपके बैंक अकाउंट में एज डिविडेंड आ जाएंगे। 1500 रुपीज आपके बैंक अकाउंट में एज डिविडेंड आ जाएंगे। लेकिन हम इस डिविडेंड को लेंगे नहीं, हमने तो बात करी थी कि हम ग्रोथ में जाएंगे। मतलब जो ये 1500 रुपए, जो ये 1500 रुपीज है, ये हमारे वापस री इन्वेस्ट हो जाएंगे और ये भी आगे इन्वेस्ट होते रहेंगे, ये भी कंपाउंड करते रहेंगे और कंपाउंड करते रहेंगे, बढ़ता रहेगा ये। वैसा भी हम बैंक में कुछ भी नहीं ले रहे इस टाइम पे, पर डिविडेंड यील्ड भी वहां पे आएगा। तो मैंने आपको समझा दिया, जब स्टॉक्स की बात करेंगे डिविडेंड यील्ड भी हम बहुत ज्यादा डिटेल में बात करते हैं, लेकिन अभी उसकी बात नहीं कर रहे। अभी मतलब मैंने आपको इतना समझाया डिविडेंड यील्ड का मतलब क्या होता है, और डिविडेंड यील्ड हम यूज नहीं करते क्योंकि हम तो ग्रोथ वाले ऑप्शन में हमेशा जाना प्रेफर करते हैं। तो ये बातें हमको भी समझ आ गई हैं कि पी बाई क्या होता है, पी बाई बी इंपॉर्टेंट नहीं है, डिविडेंड यील्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया। तो अब हमें समझ आया कि चलो ये समझ आ गया, लेकिन निफ्टी की पीई होती क्या है, निफ्टी की पीई रेशियो में क्या पता लगेगा क्या है क्या नहीं है। तो उसके लिए मैं गूगल पे जा रहा हूँ। तो गूगल पे हमने कैसे देखना है कि निफ्टी की पीई क्या है, तो बिल्कुल इजीली मैं सर्च कर रहा हूँ निफ्टी पीई बस, क्योंकि मेरे को निफ्टी की पीई रेशियो जब मैंने सर्च किया निफ्टी पीई, तो यहाँ पे एनएससी की वेबसाइट, बहुत ध्यान से देखना, ये एनएससी इंडिया की वेबसाइट, एनएससी इंडिया की वेबसाइट, गवर्नमेंट वेबसाइट है एनएससी इंडिया की। तो इस पे जाएंगे हम। मैंने खोला एनएससी इंडिया की वेबसाइट को और यहाँ लिखा आ गया सिलेक्ट इंडेक्स। तो यहाँ पे हम निफ्टी 50 भी कर सकते हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 भी कर सकते हैं, 100, स्मॉल कैप, मिड कैप, कोई भी कर सकते हैं। आप किसी सेक्टर में देखना चाहे, ऑटो सेक्टर, बैंक सेक्टर, कंज्यूमर ड्यूरेबल, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, आईटी, मीडिया, इनमें से कोई सेक्टर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या कोई और इंडेक्सेस करना चाहते हैं, कोई एनर्जी वाले में जाना चाहते हैं, ये भी सब सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम निफ्टी 50 की देख रहे हैं, तो निफ्टी 50 मैंने सिलेक्ट कर लिया। फिर वो कह रहा है टाइम पीरियड सिलेक्ट करो, कब से कब तक का चाहिए। तो मैं कहता हूँ चलो मेरे को 1 जून से, अभी आज 22 जून है, तो ये 1 जून से मैं कहता हूँ सिलेक्ट चाहिए मेरे को। 1 जून से ये स्टार्टिंग डेट है और ये एंड डेट कब तक का चाहिए। तो मैं कहता हूँ मेरे को 22 जून, यहाँ पे 23 जून हाईलाइट हो गया ऑलरेडी, क्योंकि आज 23 जून है तो अपने आप हाईलाइट हो गया ये। तो 23 जून तक का चाहिए मेरे को। तो ये मैं ऑल पे चला गया और मैंने यहाँ पे गेट डेटा कर दिया। तो यहाँ जब मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि यहाँ पर डेट आ रही है, यहाँ पी बाई ई लिखा आ रहा है, पी बाई बी लिखा आ रहा है, और यहाँ पे डिविडेंड यील्ड भी लिखी आ रही है। लेकिन पी बाई बी डिविडेंड यील्ड हमें यूज करने की जरूरत नहीं है, हमारे कोई काम की नहीं है अभी, वो हम बाद में स्टॉक्स में बात करेंगे उसकी। लेकिन हमें पी बाई सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैं देखता हूँ 1 जून 2020 को, 1 जून 2020 को 22.96 की पीई थी निफ्टी की। फिर ये बढ़ रही, क्योंकि मार्केट बढ़ रही थी, तो आप देख रहे हो पीई भी बढ़ रही है, पीई बढ़ रही है 23.9, फिर 24, फिर 25.1, 25.49 और 22 जून को जब मार्केट क्लोज हुई, 22 जून, ये जो पीई है अपडेट होती है शाम को 5 बजे के आसपास, जो ये पीई अपडेट होती है। तो 22 जून शाम को 5 बजे के आसपास पीई अपडेट हुई और कितनी हुई 25.66। पी बाई बी था 2.4, 2.94, पर इसकी हमें जरूरत नहीं है। और जो डिविडेंड यील्ड था वो 1.48 था, इसकी भी हमें जरूरत नहीं है। तो 22 जून को हमारी जो पीई रेशियो थी वो कितनी थी 25.66। ये हमें समझ आया, यहाँ से हम पीई रेशियो जो है देख सकते हैं। ऐसे अगर आप चाहो तो निफ्टी नेक्स्ट 50 की भी देख सकते हो। निफ्टी नेक्स्ट 50 पे गए और यही सेम रेट्स हमने सिलेक्ट करी, ऑल पे गए, तो आप देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पीई रेशियो आ गई। तो अब ध्यान से देखो तो कितनी हाई पीई रेशियो चल रही है, 97.11। मतलब निफ्टी जूनियर, निफ्टी नेक्स्ट 50, मतलब एक ही बात होती है, निफ्टी नेक्स्ट 50 बोलो, निफ्टी जूनियर एक ही बात है। निफ्टी नेक्स्ट 50 की जो पीई रेशियो 97.11, मतलब बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा हाई। तो अभी हम निफ्टी, मतलब उसकी बात नहीं कर रहे, हाई क्या होता है, लो क्या होता है, उसकी बात नहीं कर रहे, बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये इसकी पीई रेशियो निफ्टी नेक्स्ट 50 की। ऐसे किसी और की देखना चाहो, मतलब मान लो आप जाके मिड कैप 150 की देखना चाहते हो, तो वो भी आप जाके सर्च कर सकते हो, यहाँ पे आपको उसकी भी दिख जाएगी। तो अभी मेनली हमने जो कॉन्सेंट्रेट किया था निफ्टी 50 पे किया था और चेक किया था कि उसकी 25.66 के आसपास हमें मिल रही है। तो एक बार वापस प्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं। तो हमें ये तो समझ आ गया कि हमें पीई रेशियो कैसे देखनी है, पीई रेशियो हमें कैसे देखनी है हमें समझ आ चुका है। तो अब ये बात होती है कि एक लो पीई क्या होती है और एक हाई पीई क्या होती है, एक लो पीई क्या होती है और एक हाई पीई क्या होती है, हमें ये बात समझने की कोशिश करनी है। तो हम देखते हैं कि मान लो जब हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, तो हमने कहा था कि जब प्रॉपर्टी की पीई जब है, प्रॉपर्टी की जो पीई है, जिस दिन
वो पीई बैंक के पीई के इक्वल आ जाए तो हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना प्रेफर करेंगे। जब प्रॉपर्टी की पीई बैंक की पीई के इक्वल आ जाए तो हम उस दिन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना प्रेफर करेंगे। तो निफ्टी में भी बिल्कुल सेम कि मतलब बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन निफ्टी क्या है, मतलब ऐसा टाइम जिसमें हमें मजा आ जाए, जिसमें हम बोलेंगे यार ये बेस्ट टाइम है इन्वेस्ट करने का निफ्टी में। तो ये हम बोलेंगे कि निफ्टी 50 की पीई, जिस दिन निफ्टी 50 की पीई जो है वो आ जाए बैंक की पीई के इक्वल, तो हम बोलेंगे कि यार ये जो टाइम है ये क्या है, बेस्ट टाइम है बाय करने का। ये क्या है, बेस्ट टाइम है बाय करने का। कोई डिसीजन नहीं लेना, कुछ भी नहीं करना। तो मैं आपको बता रहा हूं कि निफ्टी 50 की पीई जिस दिन बैंक की पीई के इक्वल आ जाए तो हम बोल देंगे उस टाइम है बेस्ट टाइम बाय करने का। तो मतलब बैंक की पीई, क्योंकि मैं आपको अभी हिस्ट्री दिखाने वाला हूँ, पास्ट परफॉर्मेंस दिखाने वाला हूँ, तो मैं आपको 1999 से मतलब 2000 से दिखाऊंगा 2010 तक की। तो उस टाइम पे जो पीई, मतलब उस टाइम पे जो बैंक में एफडी का रेट मिल जाता था बहुत इजीली 8% के आसपास मिल जाता था। कितना मिल जाता था, 8% के आसपास बहुत इजीली मिल जाता था। तो मतलब अगर आप बैंक में 100 रुपए डालते थे एफडी में, बैंक में 100 रुपए डालते थे एफडी में, याद करो पीई का मतलब क्या होता है, प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स। तो पीई का मतलब क्या है, प्राइस मतलब अगर आपने 100 रुपए खर्च करे, प्राइस 100 रुपए दिया, बैंक में 100 रुपए डाले तो आपकी अर्निंग कितनी हो जाती थी, 8 रुपीज हो जाती थी। तो इसकी पीई रेशियो कितनी आ गई, 100/8 करेंगे डिवाइड, तो आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं 12.5 आ गई। कितनी आ गई, 12.5। तो हमें समझ आ गया जिस दिन निफ्टी 50 की पीई भी 12.5 आ गई तो उस दिन क्या है, बेस्ट डे है बाय करने का। उस दिन बेस्ट डे क्या है, बाय करने का। ये हमें समझ बहुत इजीली आ गया। फिर अब सेल कब करें, बाय तो हमें समझ आ गया कब करना है, हम सेल कब करें। तो इसके लिए कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसके लिए कोई मतलब लॉजिकल कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन हिस्टोरिकल डेटा से मैंने देखा कि अगर हम निफ्टी 50 की पीई में +13 ऐड करते हैं तो वो एक हाई पीई मानी जाती है। तो मतलब 12.5 की जो पीई है ये मिनिमम थी जिसपे हम बाय कर रहे थे। ये क्या थी, जिसपे हम बाय कर रहे थे। तो सेल कब करेंगे, जब इसमें +13 कर देंगे, यानी कि 25.5 की पी के आसपास हम क्या कर देंगे, हमेशा अपना सेल कर देंगे। ये हमने भी बात करी है, मतलब हम 12.5 पे 12.5 के नीचे बाय करना प्रेफर करेंगे 12.5 पे, और 25.5 के आसपास है 25.5 के ऊपर हम सेल करना प्रेफर करेंगे निफ्टी 50 के अंदर। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं अगर हम ये करते तो हम कितना पैसा बना सकते थे। तो मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूं एक बार। तो मैं एक बार एक्सेल पे जा रहा हूं। ये निफ्टी 50 का डेटा मैंने 1999 से लिया हुआ है। ये जो मैंने डेटा लिया आप भी ले सकते हैं, बिल्कुल जो मैंने आपको एनएससी की वेबसाइट बताई इससे आप डेटा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि 1 जन 1999 को पी कितनी थी, 11.62। याद करो हमने बोला है कि हम बाय कब करेंगे, हमने ये बोला है कि हम बाय कब करेंगे जब 12.5 के आसपास मिलेगी, और हम सेल कब करेंगे जब 25.5 के आसपास हमको मिलेगी, तब हम सेल कर देंगे। मतलब बाय हम कब करेंगे जब 25 होगा, और सेल हम कब करेंगे जब 25.5 होगा। तो 1 जनवरी 1999 इस दिन पी है 11.62 की, पी कितनी है 11.62 की। तो यहाँ पे इस दिन हम बाय करने वाले हैं, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो बाकी सब आपने नहीं देखना अभी। अब आप ये देख रहे हो 1 जनवरी 1999 को हमने क्या किया है, बाय किया। 1 जनवरी 1999 को हमने क्या किया, बाय किया। तो अब हम सेल कब करेंगे जब निफ्टी की पी हो जाएगी 25 से ऊपर आ जाएगी, तब हम सेल करने वाले हैं। तो एक बार हम यहाँ जाके देख लेते हैं। तो हम सेल कब करेंगे जब पी उससे ऊपर हो जाएगी। तो अब हम देख रहे हैं, अभी हम वेट कर रहे हैं, 25 से ऊपर नहीं हुई, 25 से ऊपर नहीं हुई है, प्राइस बढ़ रहा है, हमें प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देख रहे हैं यहाँ पे प्राइस था, यहाँ कितना प्राइस था जब हमने बाई किया, निफ्टी कितने पे थी, 890 पे थी, 890 पे थी निफ्टी। हमने लेकिन प्राइस बढ़ रहा है, हमने कुछ सेल वेल नहीं किया। हम तो बोल रहे हैं सेल कब करेंगे जब 25 के आसपास आएगी। तो अभी भी हम वेट कर रहे हैं कि भाई 25 आ जाए। अब यहाँ पे आपका बहुत मन कर रहा होगा सेल करने का, बोल रहे हो यार सेल कर दें, डबल से भी ज्यादा हो गया। यहाँ पे कुछ अभी डबल तो नहीं हुआ, पर डबल से ज्यादा यहाँ पे कुछ हो गया था, 1500 के आसपास आ गया था। आप बोल रहे हो सेल कर दे, नहीं, हमने तो बोला सेल तो कब करेंगे जब 25 आएगी। तो 25 के आसपास यहाँ कहीं आई। तो हमने बोला 25.5 के ऊपर, मतलब 3 जनवरी 2000 को हमने बोला कि हम सेल कर देंगे। यहाँ हमारा पैसा ऑलमोस्ट डबल हो गया, एग्जैक्टली डबल नहीं, थोड़ा सा हम कह रहे हैं ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो 3 जनवरी 2000 को हम बोल रहे हैं कि हम इस दिन सेल कर देंगे। फिर अब हमारे पास पैसा आ गया, कुछ पैसा हमने डाला था और वो हमने मतलब मान लो 1 लाख रुपए हमने डाले थे और अब वो हमने सेल कर दिया। तो हम कहते हैं हम फिर से बायकअप करेंगे, अब हम इसकी बात कर रहे हैं। तो चलो अब हमने बात क्या कर दी कि बाय तो तभी करना जब पी कितनी है 12.5 से कम है। तो अब हम वेट करते रहेंगे 12.5 से कम पी कब आएगी। तो अब हम वेट कर रहे हैं, बढ़ी जा रही है। आपको लग रहा है गलती तो नहीं कर दी, यहाँ पे आपको क्या लग रहा होगा, गलती तो नहीं कर दी बेच के, क्योंकि जब आपने बेचा उससे थोड़ा बहुत ऊपर आ चुकी थी, आपके बेचने के बाद ऊपर चली गई थी। तो बहुत दुख होता है ऐसा, जब मान लो आप खरीद लो और उसके बाद मान लो आपने निफ्टी खरीद ली 10,000 पे और फिर निफ्टी हो गई 9,000 पे चली गई, तो दुख होता है। मान लो अगर आपने निफ्टी बेच दी 15,000 पे, जब निफ्टी 15,000 पे थी आपने बेच दी और उसके बाद वो 17,000 चली गई, उसके बाद वो 17,000 हो गई, तो बहुत डबल दुख होता है उससे कि मैंने 15,000 पे सेल कर दिया था और वो 17,000 चला गया, तो बहुत ज्यादा दुख होता है। तो उसके बारे में हम साइकोलॉजी ऑफ अ ग्रेट इन्वेस्टर में बात करेंगे, इसे हमने कैसे टैकल करना है। तो अभी हम कह रहे हैं कि जब भी 12.5 से नीचे आएगी हम तभी बाय करेंगे। अभी हम बाहर रखे हैं मार्केट से, ठीक है। तो अभी हम वेट कर रहे हैं कि कब 12.5 आएगी, हम बाय करेंगे, नहीं तो हम बाय कर ही नहीं रहे हैं।
मार्केट ऊपर नीचे हो रही है, मार्केट में कुछ भी हो रहा है, कोई वॉर हो रही है, कुछ हो रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं जब 12:30 आएगी हम तभी बाय करेंगे। एक बार देख लेते, कहीं मिस तो नहीं किया हमने, हाँ यहाँ मिस कर दिया हमने, यहाँ पे 12.3, मतलब हमने बोला कि यहाँ पे सितंबर में अब हम कहीं बाय करना प्रेफर करेंगे। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि 21 सितंबर 2001, ये 9/11 के आसपास का टाइम था, ये जब 9/11 का अटैक हुआ था, तो उस टाइम पे हमने बोला कि हम वापस बाय करने वाले हैं। 21 सितंबर 2001 को हम वापस बाय करने वाले हैं। तो अब ध्यान से देखो, जब आपने पहले बाय किया था, तो भी 854 के आसपास था, 880 के आसपास था, और अब अगर आप बाय करो तो अभी भी 854 है। मतलब तब से लेके अब तक आप होल्ड कर रहे हो और कुछ ज्यादा बढ़ावत नहीं हुई। मतलब अगर आप बाय करके होल्ड कर रहे होते, तो आपने 800 समथिंग पे लिया था और अभी भी 800 समथिंग है। इतने साल हो गए, 2-3 साल हो गए हैं, और कुछ ज्यादा हमें मतलब ग्रोथ दिखी नहीं है। तो ये सब प्रॉब्लम होने वाली है इन्वेस्टिंग में। तो मैं साइकोलॉजी में बताऊंगा किस तरीके से हमने इसको डील करना है। तो अब हमने वापस बाय कर लिया, 21 सितंबर 2001 को हमने वापस बाय कर लिया, और हम बोल रहे हैं हम सेल तो तभी करेंगे जब 25.5 के ऊपर जाएगी, वरना हम सेल करने नहीं वाले। तो हम वेट कर रहे हैं कि 25.5 के ऊपर आ जाए। अभी बढ़ चुकी है निफ्टी, जहां हमने खरीदी है उससे ऊपर हो गई, लेकिन हम सेल नहीं कर रहे। हम क्या कह रहे हैं, सेल तो तब करेंगे जब 25.5 से ऊपर होगी, वरना सेल करेंगे नहीं, चाहे कुछ भी होता रहे, वॉर हो जाए, कोई फेमाइन आ जाए, कोरोना आ जाए, वॉर हो जाए, न्यूक्लियर अटैक हो जाए, कुछ हो जाए, हम कुछ भी सेल नहीं करेंगे। हम तो तभी सेल करेंगे जब 25.5 के आसपास आएगी। तो अभी हम देख रहे हैं नहीं आ रही, तो अब 2003 हो गया। अब इतना वेट नहीं होता, ये तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कितना इजीली आप देख रहे हो उसको। लेकिन पॉइंट क्या है, जब ये एक्चुअल में इंप्लीमेंटेशन पे आता है तो इतना इजी नहीं होता इतने टाइम तक होल्ड करना। आप तो बोलते हो आज खरीदा 6 महीने बाद बेच दो, आज खरीदा 1 महीने बाद बेच दो, कुछ तो कहते हैं आज खरीदा कल बेच दो, कुछ कहते हैं आज खरीदा 10 मिनट बाद बेच दो। तो ये सब काम नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं। तो अभी भी हम देख रहे हैं कि नहीं आ रही 25.5 के आसपास हमने बोला, तो यहाँ आ भी गई थी बीच में, 20 के आसपास पहुंच गई थी, लेकिन हमने फिर भी बोला कि यार हम तो 25.5 पे सेल करेंगे, वरना हम नहीं करने वाले। तो हम होल्ड कर रहे हैं, अभी भी हम होल्ड कर रहे हैं। कुछ नहीं, मतलब मार्केट में कुछ भी हो रहा है हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम तो कह रहे हैं हम हर वीक चेक कर लेते हैं पीई, कभी कभी वीक, कभी कभी मंथली चेक कर लेते हैं, हर वीक हर मंथली हम पीई चेक कर लेते हैं और देख लेते हैं पीई क्या, अगर हमारे जो हमें चाहिए उस पर है तो हम सेल करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो अभी हम वेट कर रहे हैं, अभी भी कुछ नहीं हो रहा, तो यहाँ हमें लगा कि 20 के आसपास आ रही है, तो फिर वापस नीचे हो गई। तो मतलब ये जो ऊपर नीचे जो होगा, आपको इससे बहुत तकलीफ होगी, आपको लगेगा अभी आ गई थी यार, सेल ही कर देता, यार बेच देता, या होल्ड ही कर लेता, आपको ऐसी बहुत ज्यादा फीलिंग आ रही है। लेकिन रूल्स के हिसाब से चलना है हमेशा। तो यहाँ अभी भी हम वेट कर रहे हैं कि अब कुछ हो जाएगा, अब शायद 25 के आसपास आ जाए। तो अभी भी आप होल्ड कर रहे हो, 25 नहीं पहुंची है, अभी भी 25 नहीं पहुंची है। तो यहाँ कहीं जाके, तो मतलब कुछ अक्टूबर 2007 के आसपास हम कह रहे हैं कि इस दिन जो है हमारी मार्केट 15 अक्टूबर 2007 को कह रहे हैं कि इस दिन हम सेल कर देंगे, क्योंकि यहाँ हमारी मार्केट 25 से ऊपर आ गई थी। एक बार चेक कर लेते हैं 25 से ऊपर थी या नहीं थी। कौन सी डेट है, 15 अक्टूबर 2007 ही थी आई गेस, हाँ ये 15 अक्टूबर 2025 से ऊपर गई है पीई, और हमने क्या कर दिया, यहाँ पे सेल कर दिया, यहाँ हमने सेल कर दिया। तो 5670 पे हमने सेल कर दिया। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे हम सेल कर चुके हैं। तो अब हम सेल कर चुके हैं, तो अब हम कह रहे हैं अब हम बाय कब करेंगे, बाय करने का तो अभी तरीका था जब क्या होगा, जब निफ्टी कहाँ पहुंचेगी, बैंक के आसपास। हम बाय करने का क्या तरीका था, जब निफ्टी की पीई बैंक की पीई के इक्वल होगी, बाय तो तभी करना था। बैंक की पीई हमने देखा था 12.5 है, तो हम निफ्टी की पीई जब 12.5 आएगी, हम सिर्फ तभी बाय करेंगे। तो अब हमने यहाँ पे सेल कर दिया। तो हम कहते हैं 12.5 आ जाएगी तो हम बाय कर लेंगे, वरना हम तो बैठे रहेंगे। तब तक हमारा पैसा कहाँ रहेगा, ये जो पैसा हमने निकाला है हम लिक्विड फंड में, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में, या किसी एफडी वगैरह में रख देंगे और हम वेट करते रहेंगे। तो अभी भी हम होल्ड कर रहे हैं अपने पैसे को। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में डाला हुआ है, मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम तो कह रहे हैं हम तो बस होल्ड करते रहेंगे, हम तो तभी डालेंगे जब निफ्टी की भी 12.5 के आसपास आएगी। तो अभी भी हम होल्ड कर रहे हैं। जस्ट सेकंड, मेरे ख्याल से निकल चुका है, हाँ यहाँ पे कहीं। तो यहाँ पे कहीं हम देखते हैं कि पीई जो है, चेक कर लेता हूँ जस्ट सेकंड। 24 अक्टूबर 2008 मार्केट ऊपर नीचे जा रही थी। हमने बोला था यहाँ से, यहाँ पे हम चेक कर रहे थे कहीं, और 24 अक्टूबर के आसपास हमने कहा था कि हम उस टाइम पे खरीदना जो है वो प्रेफर करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ, तो यहाँ 12.66 तक पी, लेकिन हमने कहा था 12.5 या उससे नीचे जाके तभी बाय करेंगे। तो यहाँ पे 24 अक्टूबर 2008 को जो पीई है हमारी 10.99, मतलब ये जो डेट थी 12.5 से कम पहली बार पीई इस डेट पे गई थी। तो हमने इस डेट को फिर से क्या कर लिया, बाय कर लिया। ये पॉइंट है 2584, ये एक पॉइंट है। याद करो 5000 पे भी चली गई थी निफ्टी 5, अगर हम बाय एंड होल्ड कर रहे होते तो निफ्टी 5000 पे भी थी। हमने होल्ड उस टाइम पे सेल नहीं किया था, क्योंकि हम तो कहते लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करेंगे, सेल नहीं करेंगे। 5000 पे भी थी, अब 2500 पे आ गई, लेकिन अब हम बाइंग सेलिंग की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, 24 अक्टूबर 2008 को जो निफ्टी है वो है 2584 पे। 24 अक्टूबर 2008 को निफ्टी कितने पे है, 2584 पे, और ये 12.5 से कम की पी है, तो इसलिए हमने बाय कर लिया। और हमने क्या बोला, सेल तो हम तभी करेंगे जब निफ्टी की पी किससे ऊपर जाएगी, 25.5 से। तो अब हम वेट करें, 25.5 आएगी तभी सेल करेंगे, 25.5 आएगी तभी सेल करेंगे, वरना बैठे रहेंगे।
तो 25.5 अभी तक नहीं आई, अभी तक नहीं आई, हम 25 का वेट कर रहे हैं, 25.5 पे ई आएगी, 25.5 आएगी तभी हम सेल करेंगे, वरना हम होल्ड करते रहेंगे। तो आई गेस हमने मिस तो नहीं किया कहीं। तो अभी हम वेट करेंगे, 25.5 आएगी, 25.5 आएगी तभी सेल करेंगे, वरना होल्ड करते रहेंगे। तो यहाँ पे कहीं पे मतलब 25.5 के आसपास आ गई है, मतलब सितंबर 2010 में कहीं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अक्टूबर 2010 में हमने इसको सेल कर दिया, अक्टूबर 2000 में हमने सेल कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पीई कितनी आ गई थी, 25.5 से। अब चेक कर सकते हैं 1 अक्टूबर 2010 को, 1 अक्टूबर 2010 को पीई कितनी थी, 25.5 से ऊपर थी। तो यहाँ पे इस दिन हम सेल कर चुके हैं। तो अब हमने किया क्या, बिल्कुल ध्यान से, मतलब 10 साल बीत चुके हैं, 10 साल के अंदर हमने सिर्फ 3 बार ट्रांजैक्शन करी है, मतलब करीब 6 बार है, लेकिन सिर्फ टोटल 3 बार बाइंग सेलिंग हुई है। मतलब फर्स्ट टाइम हमने बाई किया था 1 जनवरी 1999 में। लॉजिक क्या था कि बैंक की पीई निफ्टी की पीई के इक्वल आ गई थी 12.5 पे, तो हमने इस दिन खरीद लिया था। फिर हमने कहा था कि जब 12.5 में +13 ऐड करते हैं, +13 क्यों? क्योंकि हमने हिस्टोरिकल एविडेंस देखा है। हमने बोला था जब भी +13 आ जाती है तो इसका मतलब क्या होता है, अब जो निफ्टी है वो महंगी हो गई है, तो जब भी +13 आएगी हम सेल कर देंगे। फिर 3 जनवरी 2000 को हमने कहा, हमने सेल कर दिया। क्यों सेल कर दिया? क्योंकि इस दिन निफ्टी की पी 25.5 से ऊपर हो गई थी, तो हमने बोला एक बार हमने ये किया। फिर हमने क्या किया, हमने बोला बाय तो हम तभी करेंगे जब निफ्टी की पी बैंक की पी के इक्वल आएगी, और तभी हम बाय करेंगे। तो 21 सितंबर 2001 को निफ्टी की पी बैंक की पी के इक्वल आ गई, तो इस दिन हमने फिर से क्या किया, इस दिन हमने फिर से बाय कर लिया, 854.2 में हमने फिर से बाय कर लिया। और हमने कहा था सेल तो हम तभी करेंगे जब 12.5 +13 यानी कि 25.5 के आसपास जब पी आएगी, सेल तो हम तभी करेंगे। तो हमने सेल कब किया, 15 अक्टूबर 2007 को हमने सेल किया। तो इस दिन पी कितनी थी, 5670 के आसपास, और पी नहीं, सॉरी, सॉरी, निफ्टी के पॉइंट्स कितने थे, इतने थे, और पी कितनी थी यहाँ पे 25.5 से ऊपर थी, तभी हमने सेल किया। फिर हमने बोला कि चलो अब, और विद इन द मीन टाइम, मतलब मान लो 2000 से लेके 2001 तक, मतलब 3 जनवरी 2000 से लेके 21 सितंबर 2001 तक हमारा पैसा कहाँ था, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में, लिक्विड फंड में, एफडी में पड़ा हुआ था। फिर यहाँ पे हमारा पैसा निफ्टी में था। फिर यहाँ हमने सेल कर दिया। सेल क्यों किया था? क्योंकि निफ्टी की पी 25.5 से ऊपर हो गई थी, या हमने सेल कर दिया था। फिर 2007 अक्टूबर से हमारा 2008 अक्टूबर तक हमारा पैसा कहाँ था, कहीं लिक्विड फंड में, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में, कहीं एफडी में पैसा पड़ा हुआ था हमारा, वो भी वहां पे भी कंपाउंडिंग थोड़ी बहुत हो रही थी, लेकिन ज्यादा कंपाउंडिंग नहीं हो रही थी। तो फिर हमने देखा कि अब बाय कब करेंगे, बाय करने का टाइम तो तब है जब निफ्टी की पी बैंक की पी के इक्वल आ जाए, तभी बाय करने का टाइम है। तो हमने तब कब बाय किया, 24 अक्टूबर 2008 को हमने बाय किया। 24 अक्टूबर 2008 को निफ्टी की पी बैंक की पी की, यानी कि निफ्टी की पी 12.5 के आसपास हो गई थी, तो हमने 24 अक्टूबर 2008 को यहाँ पे बाय कर लिया। यहाँ पे 2584 पॉइंट्स है। फिर हमने बोलता सेल तो तभी करेंगे जब निफ्टी की पी, जब बैंक की पी के इक्वल आएगी, यानी कि 12.5 पे आएगी +13, यानी कि 25.5 से जब ऊपर पी जाएगी हम तभी सेल करेंगे। तो यहाँ पे हमने सेल कर दिया था और इतना पैसा बन गया था। ये सब भी मैंने आपको दिखाया। तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 10 ईयर्स का टाइम था। कितने का टाइम था? ये जो टोटल टाइम था ये 10 ईयर्स का था, 10 ईयर्स का टाइम था ये। तो अब जब हमने देखा कि यहाँ पे हमने बाइंग करी, यहाँ सेलिंग करी, फिर बाय किया, फिर सेल किया, फिर बाय किया, फिर सेल किया, हमने कहा था कि भाई बाय करने का तो एक ही तरीका है कि जब पी कितनी आ जाए, 12.5 आ जाए, क्योंकि ये बैंक की पी है, ये लॉजिक था हमारा कि बैंक की पी के इक्वल आ जाएगी तो हम क्या कर लेंगे, बाय कर लेंगे। और मैंने कहा था सेल करने का तो एक ही तरीका है, जब 12.5 +13 यानी कि जब 25.5 या इससे ऊपर हो जाएगी तो हम क्या कर देंगे, इस पे हम सेल कर देंगे, इस पे हम बाय कर लेंगे और इस पे हम सेल कर लेंगे। और यही रूल हमने पूरा टाइम अपनाया 1999 से 2010 तक, 10 ईयर्स के लिए। तो हमने देखा जब पहली बार हमने ऐसा किया तो हमारा पैसा ऑलमोस्ट 1.8 टाइम्स हो गया पहली बार। 3 टाइम्स किया, देखो आपने लिखा हुआ है 1 2 3, तो टोटल हमने 3 टाइम्स किया है। टोटल मैंने 3 टाइम्स किया है, 1 2 और 3। जब मैंने फर्स्ट टाइम किया तो मेरा पैसा 1.8 टाइम्स हो गया था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैंने पैसा अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में रखा होगा, या फिर लिक्विड फंड में रखा होगा, या फिर एफडी वगैरह में कहीं रखा होगा, तो थोड़ा बहुत मेरे को यहाँ पे भी इंटरेस्ट मिल गया होगा। तो मैं कह रहा हूँ चलो फर्स्ट टाइम जब किया था तो पैसा 2 टाइम्स हो गया था। फिर जब मैंने सेकंड टाइम ऐसा किया तो पैसा मेरा 6.7 टाइम्स हो गया था। लेकिन फिर मैंने यहाँ पे भी थोड़ा बहुत पैसा डाल रखा होगा कहीं अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में, लिक्विड फंड में, एफडी में। उस टाइम पे रिटर्न 10%, 9-10% के आसपास मिल जाते थे। तो मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट टाइम जब मैंने किया तो मेरा पैसा 7 टाइम्स के आसपास हो गया था। और थर्ड टाइम मैंने बोला बिल्कुल एग्जैक्ट 2.4 टाइम्स हुआ, तो मेरा पैसा 2.4 टाइम्स हो गया था। तो मैंने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ऑलमोस्ट 33 टाइम्स आया। तो मतलब 33 टाइम्स मेरा पैसा 10 ईयर्स में जो मेरा पैसा है 33 टाइम्स हो गया था। अगर मैं बाइंग सेलिंग करूं तो 10 ईयर्स में जो मेरा पैसा है वो 33 टाइम्स हो गया। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि चलो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लिया, मैं भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लिया, तो मैं कहता हूँ 33 टाइम्स छोड़ो 30 टाइम्स ही मान लेते हैं। 10 ईयर्स में मैं क्या कहता हूँ कि 33 टाइम्स छोड़ो 30 टाइम्स ही मान लेते हैं। तो कितना हो गया, हमें ये दिखा, हमें ये समझ आ गया कि जो 10 ईयर्स थे, 10 ईयर्स में हमारे जो पैसे हैं ये कितने हो गए थे, 33 टाइम्स। कितने हो गए थे, 33 टाइम्स। लेकिन हमने इजी करने के लिए उसको मान लिया कि कितने हो गए पैसे हमारे 10 ईयर्स में, 30 टाइम्स हो गए। तो मान लो कि आप 20 साल के हो, मान लो आप 20 साल के हो और आपके पास कितने रुपए, 1 लाख रुपए। आपके पास 20, आप 20 के हो और आपके पास कितने हैं, 1 लाख रुपए। और ये 30, 40, 50 और 60,
तो हमने बोला कि 20 साल के और आपके पास इतने पैसे हैं, तो अब 20 साल पे थे और आपके पास कितने पैसे पड़े हुए थे, 1 लाख रुपए पड़े हुए थे, और हमने 10 साल में पैसे कितने किए, 30 टाइम्स। तो यहां से यहां आपने 30 टाइम्स किए, फिर मान लो कि आगे भी ऐसा हो गया और आगे भी हमें चांस मिल गया करने का, तो हमने फिर 30 टाइम्स किया, हमने फिर 30 टाइम्स किया और हमने फिर 30 टाइम्स किया। 1 लाख थे हमारे पास यहाँ पे, 1 लाख। तो यहाँ 10 सालों में 30 टाइम्स हुए तो कितने हो गए, 30 लाख। फिर 10 सालों में 30 टाइम्स हुए तो कितने हो गए, 9 करोड़। फिर 10 सालों में 30 टाइम्स हुए तो ये कितने हो गए, 270 करोड़, 270 करोड़। फिर 10 सालों में 30 टाइम्स हुए तो कितने हो गए, 8100 करोड़। मतलब लिटरली आपने क्या किया, आपने सिर्फ निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्ट किया, आपने कहीं और इन्वेस्ट किया नहीं, आपने बिल्कुल भी हमने कहा था फर्स्ट रूल ऑफ इन्वेस्टिंग है नेवर लूज मनी। तो हम कहीं ऐसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे जहां हमारा पैसा जीरो हो सकता है, जहां पैसा हमारा बर्बाद हो सकता है। तो हमने सबसे सेफ जगह पे निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्ट किया, 10 साल में पैसा 30 टाइम्स किया, और फर्स्ट रूल को फॉलो करते हुए एंड में हमने 8100 करोड़ रुपीस कमा लिए जब तक हम रिटायर हुए। लेकिन क्या जो ये हुआ है, जो अप डाउन इतना फास्ट हुआ है, क्या आगे भी होगा, तो ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर क्या होता है, मेरा दोस्त होता है मेरे पास आता है, कहता है कि 8100 में तो करोड़ में तो मतलब तू एक तरीके से सिर्फ बिलियनर ही बना, मल्टी बिलियन डॉलर तेरे पास आए नहीं। 1 बिलियन डॉलर कितना होता है, 1 बिलियन डॉलर जो होता है, 1 बिलियन डॉलर होता है अप्रोक्सीमेटली 7500 करोड़ के आसपास, डिपेंड करता है कि मैं यहाँ पे डॉलर को 75 मान रहा हूँ। तो वो कह रहा है कि यार 8100 करोड़ के आसपास ही है, मतलब 1 बिलियन नहीं बना, ज्यादा तो बना ही नहीं। तो मैं कहता हूँ चल निफ्टी नेक्स्ट 50 में कर लेते। अगर आप जो मैंने आपको डेट्स बताई हैं, सेम डेट पे यही चीज जो मैंने आपको बताई है, अगर आप निफ्टी नेक्स्ट 50 में करते तो आपका 10 ईयर्स में जो निफ्टी में कितना हुआ है, 30 टाइम्स हुआ है। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 में किसकी बात हो रही है, नेक्स्ट 50 की बात हो रही है। निफ्टी 50 में 10 इयर्स में पैसा 30 टाइम्स हुआ है। लेकिन अगर आप जो मैंने आपको डेट्स बताई हैं उन्हीं सेम डेट्स पे अगर हम बाइंग सेलिंग करते हैं तो 10 इयर्स में नेक्स्ट 50 में जो पैसा है 100 टाइम्स हो जाता है, 100 टाइम्स। मतलब नेक्स्ट 50 में 10 सालों में पैसा कितना होता है, 100 टाइम्स। तो मान लो आप 20 इयर्स के हो, फिर ये 30, ये 40, 50 और 60, मान लो आप 1 लाख ही लेके आए। कितने लेके आए, 1 लाख ही लेके आए। 1 लाख यहाँ पे 100 टाइम्स हो गया तो कितना हो गया, यहाँ 1 लाख था आपके पास, यहाँ कितना हो गया, 100 टाइम्स, 1 करोड़ हो गया। 1 करोड़ यहाँ फिर वापस 100 टाइम्स हुआ तो ये 100 करोड़ हो गया। 100 करोड़ फिर वापस यहाँ पे 100 टाइम्स हुआ तो कितना हो गया, 10,000 करोड़ हो गया। बस इससे आगे तो मुझे कैलकुलेशन आती नहीं है। तो 10,000 करोड़ के आगे भी फिर से 100 टाइम्स होगा, तो मतलब 1 लाख और 10 लाख करोड़ हो जाएगा। तो मतलब इतना पैसा बन सकता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें मतलब इसमें हमें समझना क्या चाहिए, इसमें समझना ये चाहिए कि हमें ये तो समझा गया कि पैसा हमारा 30 टाइम्स हुआ, पैसा हमारा 100 टाइम्स हुआ, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि क्या ये आगे भी हो सकता है। मतलब निफ्टी बढ़ेगी ये तुम्हें पता है, लेकिन जो इतनी फ्लक्चुएशन आई इस टाइम पे, जो अप डाउन इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन आया, क्या ये आगे भी हो सकता है, तो ये कहना बहुत मुश्किल है। कि हो सकता है जो मार्केट है बहुत स्टेबल हो जाए, हो सकता है मार्केट में इतना अप डाउन आया ना, या हो सकता है इससे ज्यादा अप डाउन हो जाए, तो वो बताना बहुत मुश्किल है। वो हम कोई भी नहीं बता सकता कि इतना फ्लक्चुएशन आएगा नहीं आएगा। लेकिन हम जैसे लोग क्या करते हैं, हम जैसे लोग तो ये प्रेफर करेंगे, आप भी अब से प्रेफर करोगे कि मार्केट में ज्यादा से ज्यादा वोलेटिलिटी हो। क्यों, क्योंकि जब भी मार्केट सस्ती होगी हम खरीद लेंगे, जब भी मार्केट महंगी होगी हम वापस बेच देंगे, फिर सस्ती होगी खरीद लेंगे, फिर महंगी होगी बेच देंगे। हम तो बार बार बाइंग सेलिंग करते रहेंगे अगर इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रही है। लेकिन अगर फ्लक्चुएशन नहीं हो रही, मान लो अब गवर्नमेंट की चाहती है, आरबीआई की चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है, आरबीआई चाहती है कि मार्केट क्या हो, स्टेबल रहे, इतनी फ्लक्चुएशंस मार्केट में ना आए। गवर्नमेंट चाहती है कि मार्केट स्टेबल हो। लेकिन हम जैसे इन्वेस्टर्स के चाहते हैं कि मार्केट क्या हो, बहुत ज्यादा अप डाउन हो, कि हम बार बार बाइंग सेलिंग करें और उस बाइंग सेलिंग का फायदा उठा के अमीर बन सके। तो अब एक तो ये हमें चीज समझ आ गई कि ये प्रॉब्लम होती है। फिर हमने देखा कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कौन होती है निफ्टी 50 के अंदर, जो ये इरैशनैलिटी कहते हैं इसको। इरैशनैलिटी का मतलब क्या है, इरैशनैलिटी का मतलब है कि एकदम से इलॉजिकल हो जाती है मार्केट। रैशनल होना मतलब लॉजिकल होना, रैशनल होना मतलब लॉजिकल होना, लेकिन इरैशनल होने का मतलब क्या है, इलॉजिकल हो जाना। कभी कभी मार्केट बहुत महंगी हो जाती है, कभी कभी मार्केट बहुत सस्ती हो जाती है, तो इसे कहते हैं इरैशनल होना, मतलब इलॉजिकल हो जाती है कभी मार्केट। तो सबसे कम इरैशनैलिटी जो होती है निफ्टी 50 में होती है। सबसे कम इरैशनैलिटी किसमें होती है, निफ्टी 50 में। उससे ज्यादा इरैशनैलिटी किसमें होती है, निफ्टी नेक्स्ट 50 में। याद करो 10 साल में निफ्टी 50 में 30 टाइम्स हुए थे पैसे, 10 साल में निफ्टी नेक्स्ट 50 में 100 टाइम्स हो गए थे पैसे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इरैशनल कौन सी ज्यादा है, निफ्टी नेक्स्ट 50 थोड़ी ज्यादा इरैशनल है, थोड़ी ज्यादा वोलेटिलिटी है, थोड़ी ज्यादा अप डाउन होती है। फिर अगर हम इंडिविजुअल सेक्टर्स पे जाए, बैंकिंग सेक्टर में जाए, ऑटो सेक्टर में जाए, आईटी सेक्टर में जाए, तो ये बहुत ही ज्यादा इरैशनल होता है। मतलब इनके अंदर जो इरैशनलिटी है बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन फिर हम बात करेंगे सेक्टर्स में कब इन्वेस्ट करना चाहिए, कब नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। तो एक बार बताता हूँ, जैसे .com बबल जब हुआ था 2000 में, ये 2000 .com बबल हुआ था, तो उस टाइम पे जो सेक्टर है, पूरा सेक्टर बता रहा हूं, पूरा आईटी सेक्टर है, इसकी भी 100 से भी ज्यादा क्रॉस कर गई थी। कुछ ऐसी कंपनीज थी 200 से ज्यादा, 300 से ज्यादा, 400 से ज्यादा पीई हो गई थी इनकी। इंडिविजुअल कंपनीज की पीई 300 से भी ज्यादा हो गई थी, और जो सेक्टर था उसकी पीई 100 से भी ज्यादा हो गई थी। तो इतना इरैशनल हो गया था सेक्टर उस टाइम पे, इतना ज्यादा लोगों को लग रहा था कि भाई अब आईटी फ्यूचर है, अब इंटरनेट ही फ्यूचर है। तो कभी कभी ऐसे इरैशनलिटी हो जाती है। सबसे कम इरैशनलिटी किसमें होती है, निफ्टी 50 में। उससे ज्यादा होती है निफ्टी नेक्स्ट 50 में, उससे ज्यादा होती है सेक्टर्स में, और सेक्टर्स से भी ज्यादा होती है इंडिविजुअल कंपनी के स्टॉक्स में। मतलब
मतलब इंडिविजुअल कंपनी के जो स्टॉक्स होते हैं उसके अंदर जो इररेशनैलिटी होती है, मतलब बहुत सस्ते हो जाना, बहुत महंगे हो जाना, बहुत सस्ते हो जाना, बहुत महंगे हो जाना, ये सबसे ज्यादा होता है। तो स्टॉक्स में इसलिए पैसा कमाना जो होता है कंपेरेटिवली क्योंकि वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, ईजी हो जाता है। लेकिन उसके लिए इंडिविजुअल बिजनेसेस आपको समझ आनी चाहिए कि क्या आपको बिजनेस समझ आता है, क्या आपको पता है कि उस बिजनेस में क्या मोड्स हैं, क्या उस बिजनेस के जो ओवरऑल सेटिंग है वो अच्छी है, या फाइनेंशियल अच्छे हैं, या मैनेजमेंट अच्छी नहीं, बहुत सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है। तो स्टॉक्स की बात नहीं कर रहे अभी हम, तो मैं कह रहा हूं। तो अब स्टॉक्स में भी चार तरीके के होते हैं। एक होते हैं ब्लू चिप स्टॉक्स। ब्लू चिप स्टॉक्स का मतलब क्या हो गया, ये वो स्टॉक्स है जो निफ्टी 50 वाली टाइप कंपनी है, जो बिल्कुल टॉप कंपनी है, जो बिल्कुल टॉप कंपनी है, उन्हें क्या बोलते हैं, ब्लू चिप स्टॉक्स। फिर उससे कंपेरेटिवली जो छोटी हो गई लेकिन वो भी लार्ज कंपनी है, जो निफ्टी नेक्स्ट 50 में जो कंपनी होती है वो क्या होती है, कंपेरेटिवली लार्ज कंपनी होती है। फिर उससे छोटी होगी मिड कैप कंपनीज होगी। मिड कैप के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। निफ्टी 50 तो ब्लू चिप हो गई, निफ्टी नेक्स्ट 50 लार्ज हो गई, मिड कैप के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। उससे छोटी होगी स्मॉल कैप, और स्मॉल कैप से भी छोटी एक माइक्रो कैप होती है, लेकिन माइक्रो कैप के बारे में बात नहीं कर रहे। तो सबसे कम, वैसे तो सबसे ज्यादा किसमें है, निफ्टी 50 में। सबसे कम इरेशनैलिटी किसमें, निफ्टी 50 में। उससे ज्यादा निफ्टी नेक्स्ट 50 में। उससे ज्यादा इलॉजिकल सेक्टर हो सकते हैं, उससे ज्यादा इलॉजिकल स्टॉक्स हो सकते हैं। स्टॉक्स में भी सबसे ज्यादा, सबसे कम इलॉजिकल होंगे ब्लू चिप, उससे कम होंगे लार्ज, उससे कम इलॉजिकल, उससे कम होंगे इलॉजिकल कम मिड कैप, और सबसे सबसे ज्यादा इलॉजिकल कौन से होंगे, स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में बिल्कुल बिल्कुल नीचे भी गिर सकता है, बिल्कुल ऊपर भी आ सकता है। तो स्मॉल कैप क्या है, सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी। तो इसका मतलब क्या है, वोलेटिलिटी मतलब ऊपर नीचे होना। सबसे कम किसमें होगा, निफ्टी 50 में। उससे ज्यादा होगा निफ्टी नेक्स्ट 50 में। उससे ज्यादा होगा सेक्टर्स में। उससे ज्यादा होगा स्टॉक्स में। स्टॉक्स में कौन कौन से वाले में, ब्लू चिप में सबसे ज्यादा इरेशनैलिटी होगी, मतलब सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी, सबसे कम वोलेटिलिटी होगी ब्लू चिप में। आई एम सो सॉरी, सबसे कम होगी ब्लू चिप में। उससे कंपेरेटिवली ज्यादा होगी लार्ज में। उससे कंपेरेटिवली ज्यादा होगी मिड कैप में, और उससे ज्यादा होगी स्मॉल कैप में। और माइक्रो कैप में तो पूछो ही मत, बहुत ज्यादा होती है, लेकिन माइक्रो कैप की भी हम बात नहीं कर रहे। तो हमने ये समझा इसमें कि जो पास्ट परफॉर्मेंस है, जैसे पहले इरेशनैलिटी हुई है, जरूरी नहीं है वैसे भी आगे भी हो। मतलब 10 साल में इतना ऊपर नीचे हो जाए, जरूरी नहीं है ये चीज आगे भी हो। तो ये बात हमने समझी है इसमें। तो मैं बताता हूँ कि कुछ लोगों के लिए एसआईपी कंटिन्यू करना भी मुश्किल क्यों जाता है। मतलब लोग कहते हैं कि यार एसआईपी कर रहे हैं, एसआईपी मतलब ये तो चलो हमने बात करी, अभी जो हमने बातें करी हैं अभी ये सारी हमने लमसम की बात करी है, कि हमने 1 लाख डाल दिए और फिर होल्ड करते रहे, फिर सेल कर दिया, फिर 1 लाख डाल दिया, फिर होल्ड करते रहे, फिर सेल कर दिया, फिर पैसे डाल दिए, फिर मतलब होल्ड करते रहे और सेल कर दिया। इसमें जो प्रॉब्लम्स होंगी, साइकोलॉजी ऑफ अ ग्रेट इन्वेस्टर की जब मैं बात करूंगा तो आपको बताऊंगा। लेकिन सिप कंटिन्यू करने में लोगों को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मैं आपको उसको बताने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो आप 5000 की सिप करते हो, कितने की, 5000 की आप सिप करते हो। आप 40 ईयर्स के लिए कर रहे हो, 40 ईयर्स के लिए कर रहे हो। आपका जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ निफ्टी में कर रहे हो तो 15% मान के चल रहे हैं। तो बहुत ध्यान से, ये ना मंथली हो रखा होगा, जब भी आप आओगे यहाँ पे तो मंथली हो रखा होगा। तो बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है कि जो कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी है, मैंने पहले की कुछ वीडियोस में गलती करी और मैंने वहां पे मंथली किया हुआ था, लेकिन आपको मंथली बिल्कुल नहीं करना। आपको हमेशा क्या करना है, ईयरली करना है। क्यों, क्योंकि हम कह रहे हैं कि जो 15% एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है वो क्या है, ईयरली है। तो जो कंपाउंडिंग होगी ईयरली होगी। मंथली करके आप थोड़ा सा ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं। तो हम कहते हैं ओवर ऑप्टिमिस्टिक नहीं होंगे, रैशनल होंगे हम। मंथली 5000 रुपए डाल रहे हैं, टोटल टाइम पीरियड जो है 40 सालों के लिए डाल रहे हैं। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हमें लग रहा है कि हमें हर साल कितना मिल जाएगा, 15% मिल जाएगा। और कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या रखने वाले हैं, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी हमेशा ईयरली रखने वाले हैं। तो कैलकुलेट करके देखते हैं। तो ये कुछ 11 करोड़ के आसपास कुछ बन रहा है, हमें इतना मैटर नहीं करता। मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि क्या प्रॉब्लम होगी। आपने मतलब ये स्टार्ट की 5000 रुपए की सिप, तो आपने 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गए, मतलब आपने देखो 17 साल हो गए। 17 साल हो गए मतलब 17 साल से पहले तो आप यहीं पे रुक जाओगे। आप बोलोगे यार 9 साल हो गए हैं, 8 साल हो गए हैं मेरे पास करते करते, 8 साल हो गए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मैं अभी तक 10 लाख भी नहीं बना चुका। मेरे दोस्त इतने अमीर बन चुके हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और कोई ट्रेडिंग करता है, कोई इंट्राडे करता है, कोई फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जुआ खेलता है, कोई कुछ कर रहा है, और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। 8 साल हो गए होंगे और यहाँ पे आपका 10 लाख भी नहीं बना होगा। 8,89,000 है, 10 लाख भी नहीं बना आपका 8 सालों में। तो यहाँ आपको लगता है कि यार मैं भी सिर्फ वेब क्यों कर रहा हूँ, मैं भी सिर्फ छोड़ देता हूँ। कंपाउंडिंग शायद अमीर लोगों के लिए होती है, हम लोग शायद कंपाउंडिंग से अमीर बन नहीं सकते, तो शायद मुझे लगता है मुझे भी सिर्फ छोड़ देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपने छोड़नी नहीं है। फिर आप मेरे पास आओगे, आप मुझसे पूछोगे कि यार बता करूँ या ना करूँ, कुछ हो तो रहा नहीं। मैं बोलूँ आपको यार कंटिन्यू करो, अभी आगे बहुत अमीर बन जाओगे। फिर क्या होता है, 9 साल के बाद यहाँ 18 साल हो जाते हैं। आप बोलते हो यार 18 साल हो गए हैं और 50 लाख भी इकट्ठा नहीं हुआ। 18 साल हो गए हैं, आप यहाँ देखोगे कि 49 लाख से 50 लाख भी इकट्ठा नहीं होता। वैसे तो ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, क्योंकि ये इसमें हम मान रहे हैं कि बिल्कुल 15% मिल रहा है। लेकिन क्या निफ्टी हर साल 15% देता है? नहीं, कभी -15 भी देगा, -50 भी देगा, +50 भी देगा, -12 भी देगा, +12 भी देगा, +25 भी देगा। लेकिन लॉन्ग रन में ऑन एन एवरेज अगर हम देखेंगे तो ईयरली 15% के आसपास मिलेगा। वो 15% क्यों मिलेगा मैं आगे समझाऊंगा, आगे भी 15% क्यों मिलेगा वो भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन अभी हम मान रहे हैं 15% देगा, लेकिन अप डाउन होगा। कभी 14 भी देगा, कभी 13 भी देगा, कोई -15 भी देगा, -20 भी देगा, लेकिन इन द लॉन्ग रन 15 देगा। तो
18 साल में 49 लाख भी नहीं बने हैं। फिर मान लो यहाँ पे आ गया 25 साल हो गए, तो आप बोलते हो 25 साल हो गए हैं, 1 करोड़ 37 लाख बन गए हैं, लेकिन यार 25 साल हो चुके हैं, मैं 20 साल का स्टार्ट किया था, 45 का हूँ, अभी तक सिर्फ 1 करोड़ ही बना, ज्यादा कोई अमीर तो मैं बना नहीं। और फिर ऐसा भी हो सकता है, मान लो अब यहाँ पे मार्केट गिर जाए और 50% फॉल हो जाए, तो आपका 1 करोड़ 25 लाख जो है 60 लाख रह जाएगा। तो आप बोलोगे ये तो बहुत ही बेकार है। उस दिन आप मेरे को बहुत गालियां दे रहे होगे, आप बोल रहे होगे कहाँ पैसा इन्वेस्ट करा दिया, सच एफडी में डाल देता, या लिक्विड फंड में डाल देता, या कहीं और पैसे रख देता, गोल्ड खरीद लेता, ज्यादा अमीर बन जाता। तो आप उस दिन गालियां दे रहे होगे मेरे को, लेकिन आपको समझना क्या है, आपको ये समझना है कि कोई बात नहीं, लॉन्ग रन में फायदा आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपको ये समझना है कि वॉरेन बफेट जब बिलियनर बना था 50 साल के बाद बना था, 50 साल से पहले कुछ भी नहीं था उसके पास, मतलब कुछ भी नहीं था, मतलब पैसे तो बहुत थे लेकिन बिलियनर नहीं था, मिलियनर था वो उस टाइम 50 साल से भी पहले। तो यहाँ 28 पे भी आप देखोगे कुछ ज्यादा बना अमाउंट नहीं बना, 2 करोड़ के आसपास ही बने, और हमने तो कहीं 12-13 करोड़ की बात करी थी और 2 करोड़ ही बने हैं। फिर यहाँ पे भी ज्यादा कुछ नहीं बनेगा, यहाँ देखोगे 3 करोड़ हुए हैं, फिर यहाँ पे भी 3, फिर 4, फिर अब देखो ध्यान से, अब यहाँ सीधा 5 करोड़ हो गए। ठीक है, 5 करोड़ होने के बाद 35वें साल में 5 करोड़ और 36वें साल में सीधा 6 करोड़ हो गए। फिर अब एक साल में सीधा कितने हो गए, 7 करोड़ हो गए। एक साल में 1 करोड़ बढ़ रहा है, एक साल में 1 करोड़ बढ़ रहा है। अब 7 से सीधा यहाँ पे कितने हो गए, 8 करोड़ हो गए। एक साल में सीधा 1 करोड़ बढ़ रहा है। अब 8 से सीधा 10 करोड़ हो गया, सीधा एक साल में कितना हो गया, 1.3 1.2 करोड़ के आसपास बढ़ गया है। फिर यहाँ पे भी 1.5 करोड़ के आसपास बढ़ गया है। तो जितना जितना टाइम बढ़ता जाएगा, जितना जितना टाइम बढ़ता जाएगा, उतना आपका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता जाएगा, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता जाएगा, लगता जाएगा, लगता जाएगा, और आप बहुत अमीर बन जाओगे। लेकिन क्या है, इनिशियली आपको डर लगेगा, इनिशियली आपको लगेगा क्या हो पाएगा, क्या मैं इतना अमीर बन पाऊंगा, क्या सच में मैं इतना अमीर बन पाऊंगा, क्या वो कंपाउंडिंग काम करेगी नहीं करेगी मेरे लिए। आपको लगेगा कंपाउंडिंग शायद अमीरों के लिए, हम जैसे लोग अमीर नहीं बन सकते, लेकिन नहीं, बहुत छोटे अमाउंट से भी बहुत अमीर बना जा सकता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। फिर हमने बाइंग सेलिंग की बात करी है, तो इस स्लाइड में एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं मैंने क्या क्या बात करी। हमने पीई रेशियो की बात करी कि लो पीई रेशियो क्या होती है, हाई पीई रेशियो क्या होती है, बहुत डिटेल में मैं आगे भी बात करूंगा लो पीई क्या होती है, हाई पीई क्या होती है। फिर प्राइस बाय बुक वैल्यू की बात करी, मैंने आपको समझाया, आपको समझ आ गया तो भी अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना कुछ मैटर वो नहीं करता। फिर हमने डिविडेंड यील्ड की बात करी, डिविडेंड यील्ड क्या होती है। फिर हमने लो एंड हाई पी की बात करी। फिर हमने पास्ट परफॉर्मेंस और हिस्ट्री देखी कि पास्ट परफॉर्मेंस क्या थी, और निफ्टी 50 में इन्वेस्ट किया तो 10 साल में 30 टाइम्स हो गया था, नेक्स्ट 50 में 10 साल में 100 टाइम्स हो गया था। लेकिन क्या ये जो पास्ट परफॉर्मेंस है आगे होगी या नहीं होगी, नहीं कह सकते। हर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में बड़ा बड़ा लिखा होता है पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी फ्यूचर परफॉर्मेंस, तो ये भी हमने ध्यान रखना है। फिर सिप कॉन्टिन्यूशन करने में क्या प्रॉब्लम आएगी आपको, मैंने इसकी बात करी कि सिप कॉन्टिन्यूशन में ऐसा 10 साल में 15 साल में आपको लगेगा कंपाउंडिंग काम नहीं कर रही, लेकिन उसका एक्चुअल बेनिफिट आपको कब मिलेगा, एंड ऑफ द ईयर्स में आपको बहुत बड़ा उसका बेनिफिट मिलने वाला है। फिर हमने बात करी कि इररेशनैलिटी हम जैसा लोगों के लिए, इलॉजिकल, जब मार्केट इलॉजिकल हो जाती है तो हम जैसे इन्वेस्टर्स के लिए बहुत फायदा है। मतलब जब मार्केट बहुत वोलेटाइल होती है तो हम जैसे इन्वेस्टर्स के लिए बहुत फायदा है। तो सबसे कम वोलेटिलिटी निफ्टी 50 में होती है, उससे ज्यादा वोलेटिलिटी निफ्टी नेक्स्ट 50 में होती है, उससे ज्यादा वोलेटिलिटी सेक्टर्स में होती है, और उससे ज्यादा वोलेटिलिटी इंडिविजुअल कंपनी के स्टॉक्स में होती है। स्टॉक्स में भी ब्लू चिप में सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी, उससे थोड़ी सी कम वोलेटिलिटी लार्ज में, उससे मतलब आई एम सो सॉरी, सबसे कम वोलेटिलिटी ब्लू चिप स्टॉक्स में, उससे ज्यादा वोलेटिलिटी लार्ज वाले में, मतलब निफ्टी नेक्स्ट 50 वाले में, उससे ज्यादा वोलेटिलिटी मिड कैप स्टॉक्स में, और उससे ज्यादा वोलेटिलिटी स्मॉल कैप स्टॉक्स में, और माइक्रो कैप में मैक्सिमम वोलेटिलिटी होती है। लेकिन माइक्रो कैप की बात नहीं कर रहे, स्टॉक्स इंडिविजुअल कंपनी की बात नहीं कर रहे, अभी स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना, अभी आपने कोई भी डिसीजन नहीं लेना। डिसीजन हम बिल्कुल एंड में सिखाऊंगा, डिसीजन कैसे लेना है, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है, कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, और वेल्थ को मल्टीप्लिकेशन के लिए, वेल्थ को बढ़ाने के लिए हमने क्या क्या बातें करनी है, गिफ्ट देना है तो कैसे देना, तो ये सारी बातें मैं आपसे एंड में करने वाला हूँ। अभी आपने कोई डिसीजन नहीं लेना है। तो अब हम बात करने वाले हैं इसके बाद साइकोलॉजी ऑफ अ ग्रेट इन्वेस्टर। एक ग्रेट इन्वेस्टर की क्या साइकोलॉजी होती है, हमें कब बाय करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए, जो मतलब इतना जब लो पीई आ जाएगी तो हम सब कुछ नेगेटिविटी होगी ऑल अराउंड, मतलब हर जगह नेगेटिविटी होगी, सब बेच रहे होंगे, स्टॉक मार्केट में लोग हमें डरा रहे होंगे, लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें किस तरीके से काम करना है तो मैं उसकी बात करने वाला हूँ नेक्स्ट स्लाइड्स में। नेक्स्ट 2 स्लाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है।